हेलो गाइस। तो आज हम हाइपोकैल्सीमिया समझेंगे। यानी हाइपोकैल्सीमिया का मतलब क्या है। हाइपोकैल्सीमिया यानी एक सर्टन लिमिट से अगर कैल्शियम का लेवल अगर कम हो जाता है, यानी कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो उसे कहते हैं हम हाइपोकैल्सीमिया। हाइपो मीन्स होता है कि कम, और कैल्सीमिया मतलब कैल्शियम, यानी कैल्शियम का लेवल जो है कम हो गया है। तो किस लिमिट से कम हो गया है उसकी नॉर्मल वैल्यू को हम समझते हैं। अगर उस लिमिट से कैल्शियम अगर बॉडी में कम हो जाता है पेशेंट की या किसी भी व्यक्ति की, तो वो कहलाता है हाइपोकैल्सीमिया। तो वो नॉर्मल लिमिट्स समझ लेते हैं, नॉर्मल वैल्यूज समझ लेते हैं। यानी एडल्ट के लिए, न्यूनेट्स के लिए, या फिर जो प्रीटर्म बेबीज़ हैं उनके लिए जो इनकी नॉर्मल वैल्यू की जो लिमिट्स है वो अलग अलग हो सकती है। तो इनकी नॉर्मल वैल्यू समझ लेते हैं। तो चाइल्ड के लिए और एडल्ट के लिए जो उसकी नॉर्मल लिमिट है कैल्शियम की, 8.5 mgdl से अगर टोटल कैल्शियम बॉडी में कम हो जाता है, यानी 8.5 mgdl से अगर पेशेंट का जो है कैल्शियम लेवल कम हो जाता है किसी भी व्यक्ति का, तो वो कंडीशन कहलाती है हाइपोकैल्सीमिया। लेकिन इसे हम ट्रू हाइपोकैल्सीमिया नहीं कहेंगे, इसे सिर्फ हाइपोकैल्सीमिया कहेंगे। अगर हमारी बॉडी का अगर आयनिक कैल्शियम कम हो जाता है, यानी आयनिक कैल्शियम जो फंक्शनल कैल्शियम होता है वो कम हो जाता है, तो हम कहते हैं कि पेशेंट को ट्रू हाइपोकैल्सीमिया हुआ है। जैसे कि टर्म इन्फेंट में जो टोटल कैल्शियम की लिमिट दे रखी है वो 8 mgdl दे रखी है, और जो आयनिक कैल्शियम है उसकी जो लिमिट है वो अगर लेस देन 1.1 mgdl से अगर कम आ जाता है, तो हम उस कंडीशन में कहेंगे कि पेशेंट को या किसी भी व्यक्ति को हाइपोकैल्सीमिया हुआ है, यानी कैल्शियम की कमी हुई है। और प्रीटर्म इन्फेंट के लिए ये लिमिट थोड़ी अलग है। यानी लेस देन 7 mgdl से अगर उसका कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है और उसके आयनिक कैल्शियम का लेवल 0.8 से अगर कम हो जाता है, तो वो कहलाएगा ट्रू हाइपोकैल्सीमिया। यानी हमने समझा कि जो टोटल कैल्शियम है उसको हम समझते हैं कि वो एक ट्रू हाइपोकैल्सीमिया नहीं हो सकता है, लेकिन जो आयनिक कैल्शियम अगर जो फंक्शनल आयनिक कैल्शियम है, हमारा जो फंक्शनल आयनिक कैल्शियम है, अगर वो कम हो जाता है बॉडी में, तो पेशेंट को ट्रू हाइपोकैल्सीमिया होगा और पेशेंट को जो है उसके सिम्टम्स दिखाई देंगे। अगर बॉडी का टोटल कैल्शियम कम हो जाता है तो इतने ज़्यादा सिम्टम्स और साइंस जो है दिखाई नहीं देंगे, लेकिन आयनिक कैल्शियम अगर कम हो जाता है तो उसके जो न्यूरोमस्क्यूलर फंक्शंस, ब्रेन के फंक्शन और कार्डियक अरिथमियास पेशेंट में देखने मिलेंगे, कन्वर्जन देखने मिलेगा, जिटरीनेस देखने मिलेगी अगर पेशेंट का आयनिक कैल्शियम कम हो जाता है। तो मोर जैसे हम समझते हैं कि मोर इम्पोर्टेंट क्या है, आयनिक कैल्शियम। और किसी किसी यूनिट में तो हम टोटल कैल्शियम कराते ही नहीं, केवल आयनिक कैल्शियम ही कराते हैं, क्योंकि आयनिक कैल्शियम की जो वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आयनिक कैल्शियम अगर कम हुआ तो पेशेंट को हम ट्रू हाइपोकैल्सीमिया कंसीडर करेंगे। सिम्टम्स ऑफ हाइपोकैल्सीमिया डेवलप्ड ओनली, यानी हाइपोकैल्सीमिया के सिम्टम्स जब ही डेवलप होंगे जब आयनिक कैल्शियम लो होगा पेशेंट का। इसके कुछ कंडीशन में पेशेंट को स्यूडो हाइपोकैल्सीमिया भी हो सकता है, यानी कि कैल्शियम पेशेंट का लो नहीं है, लेकिन कुछ क्लिनिकल एरर्स की वजह से पेशेंट को स्यूडो हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। तो वो स्यूडो हाइपोकैल्सीमिया समझते हैं कि कॉजेस ऑफ स्यूडो हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरकैल्सीमिया, यानी कैल्शियम का लेवल बढ़कर भी आ सकता है कुछ क्लिनिकल फैक्टर्स की वजह से। यानी कुछ हमने सैम्पलिंग के टाइम पे कुछ गड़बड़ी कर दी है, तो उस टाइम पे जो है पेशेंट का जो है हाइपोकैल्सीमिया या हाइपरकैल्सीमिया प्रेसिपिटेट हो सकता है, या कम बढ़ आ सकता है। तो वो भी हमको ध्यान रखना है। यानी हमने पेशेंट को टॉनिकेट यूज़ किया और बहुत टाइट टॉनिकेट बांधा हुआ है, हमने टाइट टॉनिकेट बांधा हुआ है, तो फॉल्सली हाई कैल्शियम लेवल आएगा। क्योंकि जैसे कि हम पेशेंट को यहाँ पे दबाएंगे तो उसके उसके बॉडी के सेल्स हैं, उन सेल से कैल्शियम लेकर के ब्लड में आ जाएगा और पेशेंट को हाइपर कैल्शियमिया देखने मिल सकता है। सैंपल आफ्टर प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, अगर बहुत टाइम से पेशेंट खड़ा हुआ है और हमने उसका जो है सैंपल लिया, स्टैंडिंग पोजीशन में बहुत टाइम से खड़ा है पेशेंट और हमने उसका सैंपल लिया, तो हाई कैल्शियम लेवल पेशेंट का जो है देखने मिलेगा। अगर पेशेंट का जो सैंपल है वो हीमोलाइज्ड हो गया है, अगर हमारा सैंपल हीमोलाइज्ड हो गया है, तो पेशेंट का जो कैल्शियम है वो लो मिलेगा, क्योंकि जो कैल्शियम है एल्बुमिन को बाइंड हो जाएगा। और
लेट प्रोसेसिंग हुई है, यानी हमने सैंपल कलेक्ट कर लिया और बहुत देर में जो है लैब में पहुंचा, तो उस कंडीशन में भी जो कैल्शियम है वो फॉस्फेट को बाइंड हो जाएगा, एल्बुमिन को बाइंड हो जाएगा। तो उस कंडीशन में भी जो है पेशेंट का कैल्शियम का लेवल जो है लो देखने मिलेगा, यानी स्यूडो हाइपोकैल्सीमिया पेशेंट में देखने मिलेगा। और अगर हमने सैंपल किसी भी तरह से हमने गलत वाइल में कलेक्ट कर लिया है, यानी जो जो सैंपल कलेक्टिंग वाल्व होते हैं, वाइल्स होती हैं, अगर उसमें हमने गलत वाइल में जो है सैंपल कलेक्ट कर लिया है, जैसे कि हमने ईडीटीए में कर लिया या सिट्रेट में या ऑक्सलेट वाल्व में अगर सैंपल कलेक्ट कर लिया है, तो पेशेंट को फॉल्सली सीडो हाइपोकैल्सीमिया देखने मिलेगा, क्योंकि जो उसका जो जो ईडीटीए है, ऑक्सलेट है या फिर जो सिट्रेट वाइल्स हैं, उनके अंदर जो कैल्शियम चिलेटिंग एजेंट होते हैं वो कैल्शियम को बाइंड कर लेंगे और पेशेंट को जो है सीडो हाइपोकैल्सीमिया देखने मिलेगा और कैल्शियम लो देखने मिलेगा। तो हमको केवल जो सैंपल कलेक्ट करना है वो प्लेन वाइल में ही सैंपल कलेक्ट करना है, हमको अदर वाइल में जो है सैंपलिंग जो है इसकी नहीं करनी है। डू नॉट यूज इन अप्रोप्रिएट वाइल फॉर सैम्पलिंग, यूज ओनली प्लेन वाइल ही यूज करनी है। कॉज अफेक्टिंग कैल्शियम समझ लेते हैं कि जो कुछ कॉजेज़ हैं वो कैल्शियम को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, जैसे कि एल्बुमिन है, पीएच है। अगर बहुत ज़्यादा पेशेंट का एल्बुमिन कम हो गया है या पीएच बहुत ज़्यादा अल्कलाइन हो गया है, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट का जो है हमको जो है हाइपोकैल्सीमिया देखने मिलेगा, यानी 1 ग्राम एल्बुमिन ज्वाइन करता है 0.8 कैल्शियम को। तो इसको नॉर्मल वैल्यू को हम निकालने के लिए, जैसे कि हमने समझा कि पेशेंट का जो है कैल्शियम 8 आ गया और हमने देखा कि पेशेंट का जो एल्बुमिन लेवल है वो 4 से कम है। अगर 4 से जो कम आता है एल्बुमिन का लेवल, तो हम इस फॉर्मूला की हेल्प से समझेंगे कि पेशेंट को ट्रू हाइपोकैल्सीमिया है या स्यूडो हाइपोकैल्सीमिया है, यानी कि पेशेंट का एल्बुमिन की वजह से अगर कैल्शियम का कम हुआ है, तो हम उसका पहले एल्बुमिन का लेवल करेक्ट करेंगे, उसके बाद हम उसका देखेंगे कि कैल्शियम जो है करेक्ट होता है कि नहीं होता है। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम समझ पाएंगे कि पेशेंट को स्यूडो हाइपोकैल्सीमिया तो नहीं है या ट्रू हाइपोकैल्सीमिया है। तो ट्रू कैल्शियम लेवल जो पेशेंट का आया है जानने के लिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि मेजर्ड कैल्शियम, यानी जो हमारी वैल्यू आई है लैब से, स्यूडो वैल्यू आई है यानी 8 आई है, तो हम 8 मान लेते हैं और 0.8 यहाँ पे ले लेंगे, हम प्लस कर देंगे इसको और 4 ले लेंगे यहाँ पे, ये एल्बुमिन की नॉर्मल वैल्यू है, और जो एल्बुमिन की वैल्यू आई है उससे हम उसको माइनस कर देंगे। तो एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है और हमने 8 जो मेजर्ड कैल्शियम लैब से हमने जो रिपोर्ट आई है उसको 8 लिख लिया है, यानी 8 आया है और 0.8 किया और 4 - 2 किया, यानी जो एल्बुमिन लेवल है, सीरम एल्बुमिन लेवल है हमारा, वो 2 आया है। तो हम इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो 9.6 आ जाएगा, यानी कि जो हम समझ रहे थे कि पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया है, वो हाइपोकैल्सीमिया नहीं है, वो एल्बुमिन की वजह से पेशेंट का कैल्शियम लेवल कम हो गया है। तो पेशेंट का जो कैल्शियम लेवल है वो बॉडी में 9.6 है, तो ये स्यूडो हाइपोकैल्सीमिया है, ये ट्रू हाइपोकैल्सीमिया नहीं है। तो हमको पहले पेशेंट का एल्बुमिन लेवल करेक्ट करना है, और पेशेंट का अगर पीएच बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो हमको उसका पीएच करेक्ट करना है। अगर पेशेंट हाइपर वेंटिलेशन में चला जाता है तो उसकी वजह से भी पेशेंट का जो है कैल्शियम लेवल जो है उसकी वजह से भी पेशेंट का कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, यानी पेशेंट हाइपोकैल्सीमिया में चला जाता है। इन एल्कलोसिस मोर कैल्शियम बाइंड टू एल्बुमिन, यानी पेशेंट को जब एल्कलोसिस की कंडीशन हो जाएगी, यानी पेशेंट की बॉडी में जो पीएच है उसका एल्कलाइन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो कैल्शियम की बाइंडिंग जो है एल्बुमिन के साथ बढ़ जाएगी और कैल्शियम लेवल जो है रिड्यूस कर जाएगा, रिड्यूसिंग आयनिक कैल्शियम लेवल, यानी जो उसका आयनिक कैल्शियम है वो कम हो जाएगा, तो पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया कॉज होगा। कॉजेज ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, यानी हाइपोकैल्सीमिया के कुछ कॉजेज हैं वो समझ लेते हैं, यानी एल्बुमिन और कुछ चिलेशंस की वजह से, कुछ चिलेटिंग एजेंट की वजह से पेशेंट का जो है कैल्शियम लेवल कम हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है पेशेंट को। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई है पेशेंट को, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को जो है हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। या पैराथायरॉयड हार्मोन उसका कम हो गया, यानी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हुआ है पेशेंट को, उस कंडीशन में भी पेशेंट का कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा। कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं और कुछ अदर आयनिक फैक्टर्स भी हैं, वो सारे फैक्टर हम एक एक करके समझते हैं। यानी सबसे पहले हम समझते हैं कि एल्बुमिन और
चिलेटिंग एजेंट की वजह से कैसे कैल्शियम कम होता है। जैसे कि हमने समझा कि एल्बुमिन पीएच अगर बहुत ज़्यादा हमारा अल्कलाइन हो जाता है तो बहुत सारा कैल्शियम जो है एल्बुमिन को बाइंड कर जाता है। तो इस तरह से पेशेंट का जो है एल्बुमिन की वजह से पेशेंट का जो है हाइपोकैल्सीमिया देखने मिलेगा और कैल्शियम लेवल जो है कम हो जाएगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बहुत सारे जो हम जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया तो जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे जो उसमें बैग होता है ब्लड का उसमें कुछ चिलेटिंग एजेंट डले होते हैं कि पेशेंट का ब्लड जो है क्लॉट ना हो। तो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स उसको रोकने के लिए लगे होते हैं कि पेशेंट का ब्लड क्लॉट ना हो। उसकी वजह से भी पेशेंट का जो है कैल्शियम लेवल कम हो जाता है और जब बॉडी में जाते हैं तो वो कैल्शियम को बाइंड कर लेते हैं चिलेटिंग एजेंट और फिर पेशेंट को जो है हाइपोकैल्सीमिया देखने मिलेगा। और पेशेंट के लैक्टेट बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को जो है हाइपोकैल्सीमिया देखने मिलेगा। और सोडा बाई कार्ब हमने बहुत ज़्यादा दिया है पेशेंट को और पीएच अल्कलाइन की तरफ शिफ्ट हो गया है तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को जो है हाइपोकैल्सीमिया देखने मिलेगा। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई है। विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हुई है या पेशेंट को सन एक्सपोजर प्रॉपर नहीं मिल रहा है यानी धूप प्रॉपर नहीं मिल रही है या माल अब्जॉर्प्शन है यानी पेशेंट को प्रॉपर जो है बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है कैल्शियम या फिर पेशेंट को जो है खाने में ही कैल्शियम की कमी हो गई है या जीआईटी कोई सर्जरी हुई है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की कोई सर्जरी हो गई है उसकी वजह से पेशेंट का जो डिक्रीज विटामिन डी अब्जॉर्प्शन हो जाती है यानी पेशेंट की जो विटामिन डी की जो अब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाती है तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया देखने मिलेगा क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया होगा क्योंकि विटामिन डी जो है अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है कैल्शियम के। तो विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेटस की कंडीशन में पेशेंट को जो है हाइपोकैल्सीमिया देखने मिलेगा। अगर किडनी डिजीज़ है या कोई लीवर डिजीज़ है उस कंडीशन में भी पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया देखने मिलेगा। तो पैराथायराइड हार्मोन्स की वजह से भी पेशेंट को जो है हाइपोकैल्सीमिया देखने मिलेगा यानी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हुआ है पेशेंट को उस कंडीशन में भी पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया देखने मिलेगा। या सर्जिकल रिमूवल ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड यानी जो उसका थायराइड ग्लैंड है उसको सर्जिकली रिमूव कर दिया गया है उस कंडीशन में भी पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया देखने मिलेगा क्योंकि जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो ही कैल्शियम को रेगुलेट करता है तो उसकी कमी होने की वजह से भी पेशेंट का जो है कैल्शियम हाइपोकैल्सीमिया में पेशेंट जा सकता है। या DIGOR सिंड्रोम हुआ है पेशेंट को उस कंडीशन में हाइपोकैल्सीमिया देखने मिलेगा। या नेक रेडिएशन यानी पेशेंट की जो गर्दन है वहाँ पे कोई रेडिएशन लगी हैं या उस रेडिएशन थेरेपी पेशेंट को दी है उसकी वजह से जो उसका जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है वो डैमेज हो गए हैं उसके सेल्स डैमेज हो गए हैं तो पेशेंट को हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो सकता है उसकी वजह से भी पेशेंट का जो है कैल्शियम जो है कम हो सकता है। हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है पेशेंट को डैमेज पैराथायरॉयड ग्लैंड रेडिएशन की वजह से। फैमिलियल हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है पेशेंट को यानी पेशेंट की फैमिली में ही बहुत टाइम से हाइपोपैराथायरॉयडिज्म चल रहा है उसकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी है जेनेटिकली पेशेंट को जो है ट्रांसफ़र होता जा रहा है तो उस कंडीशन में भी ऑटोजोमल रिसेसिव और ऑटोजोमल डोमिनेंट हो सकता है ये। और अदर्स में हम समझते हैं कि एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस है पेशेंट को उस कंडीशन में भी पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म देखने मिलेगा और पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। और मेडिकेशंस हैं कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं उनकी वजह से भी पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया देखने मिलेगा यानी फ्लोराइड आयंस की वजह से सिस्प्लैटिन की वजह से और सम रेडियोलॉजिकल डाइज होती हैं यानी कुछ रेडियोलॉजिकल डाइज होती हैं उनकी वजह से जो रेडियोलॉजिकल डाइज होती हैं वो कैल्शियम को बाइंड कर लेती हैं उनकी वजह से भी कैल्शियम कम हो सकता है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं कुछ उनकी वजह से भी कैल्शियम की कमी पेशेंट में देखने मिलेगी। या H2 ब्लॉकर लाइक रेनिटिडीन उसकी वजह से भी पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया देखने मिलेगा। सेप्सिस की कंडीशन में साइटोकाइंस की वजह से भी पेशेंट को जो है हाइपोकैल्सीमिया देखने मिलेगा। यानी हंग्री वॉर्न डिजीज़ यानी हंग्री वॉर्न डिजीज़ क्या है यानी पेशेंट को बहुत लंबे टाइम से जो बोन है वो वीक हो गई हैं और जैसे ही हमने हाइपर पैराथायरॉयडिज्म को करेक्ट किया और वो ब्लड का जो कैल्शियम है वो डायरेक्टली बोन में अब्जॉर्ब होने लगेगा इसकी वजह से भी पेशेंट को सीवियर हाइपोकैल्सीमिया देखने मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म हाइपर
parathyroidism, it should be correct increase more calcium absorption in bone, so decrease blood calcium level, और पेशेंट का जो ब्लड कैल्शियम लेवल है वो डिक्रीज कर जाएगा। कुछ अदर आयनिक फैक्टर्स हैं, यानी इंक्रीज फॉस्फेट, अगर फॉस्फेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बॉडी में तो जो फॉस्फेट है वो कैल्शियम को बाइंड कर लेगा, उसकी वजह से भी पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया देखने मिलेगा। और मैग्नीशियम का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया है बॉडी में, क्योंकि मैग्नीशियम पैराथायरॉयड हार्मोन को रेगुलेट करता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड को हेल्प करता है रेगुलेशन में। तो मैग्नीशियम का लेवल अगर कम हो गया है बॉडी में तो भी पेशेंट को हाइपो कैल्सीमिया देखने मिलेगा, यानी इंक्रीज फॉस्फेट। और फॉस्फेट बढ़ कैसे कैसे सकता है, अगर हीमोलिसिस हुआ है उस कंडीशन में पेशेंट का जो है फॉस्फेट बढ़ सकता है। एक्सीडेंटल केसेस में अगर पेशेंट को इंटरनली कोई डैमेज हुआ है, उसकी वजह से पेशेंट को डैमेज हुआ है, वहाँ पे जो सेल्स हैं उसके बॉडी के वो जो फॉस्फेट को रिलीज कर देंगे, तो वहाँ पेशेंट का जो है फॉस्फेट लेवल बढ़ेगा, और फॉस्फेट लेवल बढ़ेगा तो वो कैल्शियम को बाइंड कर लेगा, और कैल्शियम को बाइंड कर लेगा तो फिर हाइपोकैल्सीमिया पेशेंट में देखने मिलेगा। ट्यूमर लाइसिस हुआ है, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, यानी पेशेंट को कोई ट्यूमर हुआ है और वहाँ से बहुत ज़्यादा फॉस्फेट सिक्रेट हो रहा है, या ट्यूमर लाइसिस हुआ है वहाँ पे तो फॉस्फेट रिलीज हो रहा है, तो वो फॉस्फेट कैल्शियम को वाइंड कर लेगा और फिर जो है बॉडी का कैल्शियम कम हो जाएगा। रेब्डोमाइलाइसिस हुआ है या हाइपरफॉस्फेटेमिया हुआ है। हाइपरफॉस्फेटेमिया क्यों होगा पेशेंट को? हाइपरफॉस्फेटेमिया इसलिए हो सकता है कि अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा फॉस्फेट कंटेनिंग फूड अगर जो है पेशेंट लेने लगे, या फिर बहुत ज़्यादा काऊ मिल्क लेने लगे, क्योंकि जो काऊ का मिल्क होता है उसमें फॉस्फेट लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत ज़्यादा काऊ मिल्क लेने की वजह से मोस्टली न्यूनेट्स में कुछ जगह पे काऊ मिल्क को देते हैं, तो वहाँ पे पेशेंट का जो काऊ मिल्क की डिमांड बहुत ज़्यादा पेशेंट को देने की वजह से, या बहुत ज़्यादा हमने पेशेंट को काऊ मिल्क दिया है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को हाइपरफॉस्फेटेमिया देखने मिलेगा। और हाइपरफॉस्फेटेमिया की वजह से पेशेंट को जो है हाइपोकैल्सीमिया देखने मिलेगा, क्योंकि जो फॉस्फेट है वो कैल्शियम को बाइंड कर लेगा। डिक्रीज मैग्नीशियम लेवल, यानी मैग्नीशियम लेवल अगर पेशेंट का कम हो गया है तो वहाँ पे भी पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया देखने मिलेगा, यानी हाइपोमैग्नीशियम एसेस cause hypocalcemia resistant to treat with IV calcium. Magnesium is a necessary for release and action of parathyroid हार्मोन, यानी मैग्नीशियम बहुत नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है पैराथायरॉयड के एक्शन के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए, उसके रेगुलेशन में। तो इसकी वजह से भी पेशेंट का जो है कैल्शियम लेवल कम हो सकता है, यानी पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी इसकी? क्लिनिकल प्रेजेंटेशन यानी जो कैल्शियम है हमारा एक आयंस है, आयन है, यानी ये न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह है, यानी न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह है, या फिर न्यूरोनल इफेक्ट जो बॉडी में रहते हैं, कुछ न्यूरॉन्स को हेल्प करता है सिग्नल्स पहुंचाने के लिए, तो उसकी वजह से पेशेंट को कन्वर्जन हो सकते हैं हाइपोकैल्सीमिया की वजह से, यानी न्यूरो मस्कुलर ट्रांसमिशन में जो हेल्प करता है कैल्शियम। तो अगर पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया हुआ है तो उसके जो स्केलेटल मसल हैं वहाँ पे क्रैम्प्स देखने मिलेंगे, स्पैज़म हो जाएगा, और स्पैज़म हो जाएंगे मसल में, क्रैम्प्स देखने मिलेंगे। जो स्केलेटल मसल है हमारी, जो स्केलेटल मसल वो मसल्स होती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार मूव कर सकती हैं, तो वो जो स्केलेटल मसल है वहाँ पे क्रैम्प्स देखने मिलेंगे, स्पाज़म देखने मिलेंगे, और स्मूथ मसल में स्पाज़म देखने मिलेंगे। स्मूथ जहाँ जहाँ पर स्मूथ मसल्स होंगी वहाँ पर जो है पेशेंट को स्पाज़म देखने मिलेंगे, जैसे कि हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, या फिर ट्रैकिया है, या फिर कुछ ऐसी इमूवेबल मसल हैं जो हमारी इच्छा से मूव नहीं करती हैं, यानी स्मूथ मसल हैं, जहाँ जहाँ पे स्मूथ मसल होगी वहाँ पे स्पाज़म देखने मिलेगा, यानी। और पेशेंट को कार्डियक मसल, यानी कार्डियक मसल में हाइपोकैल्सीमिया कॉज कार्डियक अरिथमियाज अफेक्ट द कार्डियक एक्टिविटी, यानी पेशेंट को कार्डियक अगर पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया हुआ तो पेशेंट की जो कार्डियक मसल है वो अफेक्ट होगी, और वहाँ पे पेशेंट को कार्डियक अरिथमियाज देखने मिलेंगी, उसकी हार्ट रेट डाउन हो सकती है, उसको पेशेंट को जो उसकी कार्डियक अरिथमिया की वजह से पेशेंट के जो हार्ट के फंक्शन अफेक्ट हो सकते हैं, पेशेंट को हार्ट के फंक्शन अफेक्ट हो सकते हैं, और जो है उसकी
बीपी डाउन हो सकता है और बहुत सारी जो कॉजेज़ पेशेंट में देखने मिल सकते हैं। और सीएनएस में इसके क्या इफ़ेक्ट देखने मिलेंगे, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसके क्या इफ़ेक्ट देखने मिलेंगे, पेशेंट को जिटरीनेस देखने मिलेगी और पेशेंट को कन्वर्जेंस देखने मिलेंगी। तो हम समझते हैं कि जिटरीनेस और कन्वर्जेंस इनमें क्या डिफरेंस है। जिटरीनेस ऐसी पेशेंट ऐसे-ऐसे मूव कर रहा है और अगर हमने पेशेंट को पकड़ लिया ऐसे, तो वो जो जिटरीनेस है वो रुक जाएगी और कन्वर्जन के साथ ऐसा नहीं होता है। कन्वर्जन में अगर पेशेंट ऐसे-ऐसे मूव कर रहा है और हम पकड़ेंगे तो वो कंट्रोल नहीं होगा, वो ऐसे-ऐसे करता रहेगा। तो ये कन्वर्जन है। लेकिन जिटरीनेस है कि पेशेंट ऐसे-ऐसे कर रहा है हल्के-हल्के और हमने पेशेंट को पकड़ लिया, तो वो उस टाइम तो रुक जाएगा, लेकिन हम उसको छोड़ेंगे तो फिर वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। ये जिटरीनेस है। और कन्वर्जन इर्रेगुलर मूवमेंट होता है मसल का, वो रुकता नहीं है, तो वो होता है कन्वर्जन। तो ये इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है कि पेशेंट में ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करने जो मिल सकती हैं, हमें देखने मिलेंगी। और सम क्लिनिकल टेस्ट्स होते हैं हाइपोकैल्सीमिया के लिए। सम क्लिनिकल टेस्ट्स यानी च्वेस्टिक साइन करके होता है एक। अगर हम जो हमारी ट्रैगस, कान के पास में जो ट्रैगस मसल है, वहाँ पर हम इसको ऐसे करके स्टिमुलेट करेंगे, तो जो हमारी यहाँ से जो नर्व्स जाती हैं, वो जो नर्व्स जाती हैं वो फेशियल नर्व होती हैं हमारी। अगर हम यहाँ से इसको स्टिमुलेट करेंगे और पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया है, तो स्टिमुलेट करने की वजह से जो फेस के फंक्शन अफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से फेशियल नर्व जा रही है और फेशियल नर्व जो है, फेशियल नर्व के फंक्शन अफेक्ट हो जाएंगे, मुंह टेढ़ा हो जाएगा पेशेंट का। तो अजीब सा जो है पेशेंट को जो है ये चीज़ देखने मिलेगी। तो इसकी वजह से हम इसका क्लिनिकल एवेल्युएशन कर सकते हैं। और ट्राउजी साइन की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया है कि नहीं। यानी स्टॉप ब्लड फ्लो लाइक बीपी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी जो बीपी मेजरिंग का इंस्ट्रूमेंट होता है, वहाँ यहाँ पे हम पेशेंट को बांधेंगे कुछ टाइम के लिए। और जो उसका ऊपर का बीपी है, तो उस ऊपर के बीपी में जैसे कि 10-20 mmHg हम ज़्यादा का जो है प्रेशर देंगे। अगर उससे ऊपर का ज़्यादा प्रेशर हम उसको बहुत लंबे टाइम तक उसको बांध के रखेंगे, तो पेशेंट के जो है कार्पोपेडल स्पाज्म पेशेंट का देखने मिलेंगे। यानी पेशेंट का जो हैंड मूवमेंट है वो इस तरह से हो जाएगा कि पेशेंट जो है जो प्रॉपर मूव नहीं कर पाएगा। तो ये एक जो है ड्राउजी साइन हमको देखने मिलेगा पेशेंट के अंदर हाइपोकैल्सीमिया की वजह से। तो इस तरह से भी हम पेशेंट का जो है हाइपोकैल्सीमिया समझ सकते हैं कि पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया हुआ है। हाइपोकैल्सीमिया न्यूबॉर्न पीरियड में मोस्टली देखने मिलेगा। हाइपोकैल्सीमिया इन न्यूबॉर्न पीरियड यानी अर्ली अर्ली ऑनसेट और लेट ऑनसेट, ये दो तरह का जो है पेशेंट में न्यूबॉर्न में जो है हाइपोकैल्सीमिया देखने मिलेगा। अर्ली ऑनसेट जो है फर्स्ट 3 डेज में देखने मिलेगा और इसमें मोस्टली माइल्ड सिम्टम्स देखने मिलेंगे। और आफ्टर ये जो लेट ऑनसेट है वो आफ्टर 3rd डे दिखाई देगा और इसमें जो है सीवियर सिम्टम्स दिखाई देंगे। और जो अर्ली ऑनसेट है वो मदर विद PIH यानी प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन पेशेंट को हुआ है। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन पेशेंट को हुआ है, उसकी वजह से पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया देखने मिल सकता है। मदर विद GDM यानी जेस्टिशनल डायबिटिक मेलाइटस है पेशेंट को, उस कंडीशन में भी पेशेंट का जो है हाइपोकैल्सीमिया देखने मिलेगा। और ये फर्स्ट 3 डेज में ही हमको सीन हो जाएगा, दिख जाएगा। बर्थ एस्फिक्सिया की वजह से पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया देखने मिल सकता है। अगर पेशेंट IUCR है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन पेशेंट को है, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया देखने मिलेगा। और कुछ अदर कॉजेज़ भी हैं। लेट ऑनसेट में आफ्टर 3 डेज के बाद जो है 3 डेज के बाद या 3rd डेज के बाद पेशेंट को जो है सीवियर सिम्टम्स दिखाई देंगे हाइपोकैल्सीमिया के। और ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो सकता है, सेप्सिस की वजह से हो सकता है, या इंक्रीज फॉस्फेट यानी बहुत ज़्यादा बॉडी में फॉस्फेट बढ़ गया, उसकी वजह से पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया देखने मिलेगा। या डिक्रीज मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम का लेवल अगर कम हो गया है तो फिर हमको हाइपोकैल्सीमिया देखने मिलेगा। तो हमको पहले कैल्शियम का लेवल जो है करेक्ट नहीं करना है, हमको पहले मैग्नीशियम का लेवल, अगर पेशेंट को मैग्नीशियम का लेवल कम हुआ है तो पेशेंट का मैग्नीशियम का लेवल बढ़ाना है। उसके बाद हमको देखना है कि पेशेंट का कैल्शियम लेवल कितना बढ़ाना है। तो उस कंडीशन में हमको पहले मैग्नीशियम का लेवल बढ़ाना है, उसके बाद हमको कैल्शियम का जो है ध्यान देना है बढ़ाने का। कुछ लेबोरेटरी इवेलुएशन हैं वो समझ लेते हैं। लेबोरेटरी इवेलुएशन ऑफ हाइपो यानी पेशेंट की जो लैब टेस्ट की हेल्प से हम समझ पाएंगे कि पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है, तो वो समझते हैं।
यानी कैल्शियम लेवल, यानी टोटल कैल्शियम लेवल अगर बॉडी में पेशेंट का कम हुआ है तो वो हाइपोकैल्सीमिया तो है, बट ट्रू हाइपोकैल्सीमिया नहीं है। आयोनाइज्ड कैल्शियम डिक्रीज हो गया है तो वो है ट्रू कैल्सीमिया, क्योंकि जो आयोनाइज्ड कैल्शियम है वो बॉडी का फंक्शनल कैल्शियम होता है। तो अगर वो बॉडी में कम हो गया है तो हम उसको ट्रू हाइपोकैल्सीमिया कंसीडर करेंगे। एल्बुमिन की वजह से पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया देखने मिल सकता है। अगर पेशेंट का जो कैल्शियम है, बॉडी का कैल्शियम है, वो एल्बुमिन को बाइंड कर जाएगा तो बहुत ज़्यादा पेशेंट का कैल्शियम कम हो जाएगा। सीरम मैग्नीशियम अगर बहुत ज़्यादा कम हो गया है पेशेंट का तो उस कंडीशन में पेशेंट को जो हाइपोकैल्सीमिया देखने मिलेगा। फॉस्फेट लेवल बढ़ गया है बॉडी में, उसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया देखने मिलेगा। एल्कलाइन फॉस्फेटेज की वजह से पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया देखने मिलेगा। पैराथायरॉयड हार्मोन की वजह से हाइपोकैल्सीमिया देखने मिल सकता है। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई है पेशेंट को, उस कंडीशन में भी पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया देखने मिलेगा। और यूरिन और कैल्शियम, क्रिएटिनिन, मैग्नीशियम और फॉस्फेट, इनकी वजह से, यानी यूरिन में बहुत ज़्यादा कैल्शियम एक्सक्रिएट हो रहा है, क्रिएटिनिन और मैग्नीशियम फॉस्फेट यूरिन में बहुत ज़्यादा एक्सक्रिएट हो रहा है, उस कंडीशन में भी पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया देखने मिलेगा। यानी किडनी ने बहुत ज़्यादा कैल्शियम एक्सक्रिएट कर दिया, मैग्नीशियम एक्सक्रिएट कर दिया, तो वो किडनी डिजीज़ में होता है, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया देखने मिल सकता है। यूरिनरी कैल्शियम, तो उस कंडीशन में हमको पेशेंट का यूरिनरी कैल्शियम एंड क्रिएटिनिन रेशियो देखना है। अगर वो मोर देन 3 आता है तो पेशेंट को हम समझेंगे कि उसकी वजह से ही पेशेंट को जो है हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है। उसका ट्रीटमेंट समझ लेते हैं, हाइपोकैल्सीमिया का ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, तो ट्रीटमेंट हम 3 तरह से करेंगे। अगर पेशेंट एसिम्टोमेटिक है और माइल्ड है तो हम उसको ओरल कैल्शियम दे के ही उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अगर पेशेंट को सीवियर हाइपोकैल्सीमिया हुआ है तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को आईवी कैल्शियम देंगे, और आईवी कैल्शियम की हेल्प से हम उसका जो है हाइपोकैल्सीमिया को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो एसिम्टोमेटिक और माइल्ड का जो ट्रीटमेंट है वो सेम ही है। तो एसिम्टोमेटिक और माइल्ड में हमको ओरल कैल्शियम देना है। गिव ओरल कैल्शियम 150 mg पर केजी पर डे हम पेशेंट को देंगे। तो हमको इस हिसाब से पेशेंट का जो है हाइपोकैल्सीमिया करेक्ट करना है। और मोर देन 2 इयर्स का अगर पेशेंट है तो हम, अगर 2 साल से ज़्यादा का पेशेंट है तो हम उसको कैल्शियम के साथ फॉस्फेट भी देंगे। तो गिव कैल्शियम फॉस्फेट, यानी कैल्शियम फॉस्फेट हम उसको देंगे। एसिम्टोमेटिक एंड माइल्ड केसेस शुड बी ट्रीटेड विद द ओरल कैल्शियम सप्लीमेंट, और उसको ओरल सप्लीमेंट की हेल्प से जो है उसका कैल्शियम को ट्रीट करेंगे। पेशेंट ऑफ हाइपोमैग्नीशियम will not respond unless magnesium level is correct। अगर पेशेंट को हाइपोमैग्नीशियम हुआ है तो हमको पहले उसका मैग्नीशियम लेवल करेक्ट करना है, उसके बाद में उसका कैल्शियम लेवल करेक्ट करना है। हमको पहले कैल्शियम लेवल करेक्ट नहीं करना है, क्योंकि पेशेंट का अगर मैग्नीशियम की वजह से कैल्शियम कम हुआ है तो हमने मैग्नीशियम को पहले कैल्शियम को करेक्ट किया और फिर बाद में किया, तो फिर पेशेंट को हाइपरकैल्सीमिया भी हो सकता है। तो पहले उसको जो है मैग्नीशियम को करेक्ट करना है और उसके बाद में हमको पेशेंट का कैल्शियम लेवल करेक्ट करना है कि कितना कैल्शियम हमको देना है, अगर मैग्नीशियम की वजह से कैल्शियम लेवल कम हो जाता है। तो फॉस्फेट लोअरिंग एजेंट आर रिक्वायर्ड इफ़ हाइपरफॉस्फेटीमिया, यानी पेशेंट को हाइपरफॉस्फेटीमिया हुआ है तो हमको ध्यान देना है कि पेशेंट को कम फॉस्फेट वाली चीज़ें देनी है। यानी जिन चीज़ों में फॉस्फेट का लेवल कम है वही पेशेंट को देनी है। रिवर्सिबल कंडीशन लाइक पैनक्रियाटाइटिस, रेब्डोमालाइसिस अवॉइड फुल करेक्शन। इस कंडीशन में अगर पेशेंट को पैनक्रियाटाइटिस है या रेब्डोमालाइसिस है तो उस कंडीशन में हमको पेशेंट का जो कैल्शियम का जो है फुल करेक्शन नहीं करना है। इन एसिडोसिस प्रेजेंट, अगर पेशेंट को एसिडोसिस हुआ है तो करेक्ट करना है कैल्शियम लेवल फर्स्ट एंड देन एसिडोसिस, उसके बाद में पेशेंट का जो है एसिडोसिस करेक्ट करना है। डाइट शुड बी हाई इन कैल्शियम एंड लो इन फॉस्फेट। अगर किसी पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया हुआ है तो हमको लो फॉस्फेट और हाई कैल्शियम डाइट देनी है। इसका जो रेशियो है वो 2:1 रखना है, यानी 200 mg हमको
कैल्शियम देना है तो 100 mg जो है फॉस्फेट देना है, तो उसका जो रेशो है 2:1 हमको रखना है। तो आई होप आप समझ चुके हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कैल्शियम रेगुलेशन क्या होता है, कैल्शियम का बॉडी में रेगुलेशन कैसे हो सकता है, उसके जो क्लिनिकल फैक्टर्स हम समझेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।